और शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों के हवाले से ये अहम खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हुकूमत की सरजनिश की है। दिल्ली हाईकोर्ट को हुकूमत की जानिब से उठाए गए कदम की जानकारी दी जा रही थी। शादी की तकरीब में लोगों की तादाद इतनी ताखीर से क्यों कम की गई? तो आपको बताएं कि दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उन्हीं को लेकर ये अहम खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हुकूमत की सरजनिश की है। दिल्ली हाईकोर्ट को हुकूमत की जानिब से उठाए गए कदम की जानकारी दी जा रही थी। कोर्ट ने पूछा है कि शादी की तकरीब में लोगों की तादाद इतनी ताखीर से क्यों कम की गई, 18 दिनों का क्यों इंतजार किया गया और सवाल किए जाने के बाद ही आखिर क्यों हरकत में आई दिल्ली सरकार। तो जिस तरह से लगातार दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसके हवाले से दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हुकूमत की सरजनिश की है और दिल्ली हाईकोर्ट को हुकूमत की जानिब से उठाए गए कदम की जानकारी दी जा रही थी। कोर्ट ने पूछा कि शादी की तकरीब में लोगों की तादाद इतनी ताखीर से क्यों कम की गई, 18 दिनों का इंतजार क्यों किया गया और सवाल किए जाने के बाद ही क्यों हरकत में आई दिल्ली सरकार। दिल्ली में कोरोना का वसी होता दायरा तशवीश का बायस बनता जा रहा है। रोजाना कोरोना के नए मामलों में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 7,486 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि कोरोना की वजह से एक दिन में 131 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुतासरीन की मजमूई तादाद 5,30,000 से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना की वजह से अब तक तकरीबन 8,000 अफराद लुक़्मा-ए अजल बन चुके हैं। इस सिलसिले में आज अरविंद केजरीवाल ने कुल जमाती इजलास तलब किया था, जिसमें सभी पार्टियों के लीडरान ने अपने अपने ख्यालात रखे। दिल्ली में कोरोना में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस सिलसिले में कुल जमाती इजलास तलब किया था। इस इजलास में शिरकत के बाद दिल्ली बीजेपी सदर आदेश गुप्ता ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि उन्होंने हुकूमत को कई मशवरे दिए हैं। साथ ही उन्होंने हुकूमत पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली हुकूमत अगर पहले से तैयारी करती तो आज ऐसे हालात पैदा नहीं होते। आदेश गुप्ता से बात की हमारी नुमाइंदा रचना ने। कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। सर, ऑल पार्टी मीट की क्या कुछ हुआ, क्या कुछ आप लोगों की तरफ से मांग की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ऑल पार्टी मीटिंग में सबसे पहली बात कही है कि हम पहले भी कोरोना के संकट के समय में दिल्ली वासियों के साथ हैं, दिल्ली वासियों की मदद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सरकार की तरफ से जो कदम समय रहते उठाए जाने चाहिए वो नहीं उठाए गए, चाहे वो आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाने की बात हो या ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाने की बात हो, वो सारी व्यवस्थाएं सही तरीके से नहीं हुई, जिससे दिल्ली जिसको कोरोना वेव आया और उसमें दिक्कत हो रही है। आज मार्केट्स हों या जहां पर इनके वॉलंटियर लगने चाहिए और अवेयर करना चाहिए, उनको फेस मास्क पहनने के लिए लोगों को अवेयर करना चाहिए, इस बात की दिल्ली सरकार ने कोई परवाह नहीं की और लोग भीड़ बढ़ती रही। डीटीसी की बसों में फुल कैपेसिटी कर दी, मार्केट्स खोल दिए, रेस्टोरेंट खोल दिए। ये भी थी कि लॉकडाउन की बात हो रही थी कि आंशिक रूप से बाजारों को बंद किया जाएगा, व्यापारियों में इसको लेकर थोड़ा सा आंशिक रूप से या पूरी तरह से हमने मार्केट्स के बंद करने का पूरी तरह विरोध किया है और ये कहा है कि ये कोई सलूशन नहीं है। सलूशन ये है कि लोगों को अवेयर करें, लोग जागरूक हों और मार्केट्स वालों को आप कम्युनिकेट करिए। आप चाहे मार्केट एसोसिएशन हो, ट्रेडर्स एसोसिएशन हो, RWO, उनसे आप कम्युनिकेशन करिए। सरकार का काम है, अगर वो कम्युनिकेशन करेंगे, ऑल पार्टी जैसे मीटिंग बुलाइए, इसी तरह कम्युनिकेशन करेंगे तो समस्या का समाधान निकल जाएगा। बस एक आखिरी सवाल है सर, छठ को लेकर कुछ बात हुई क्योंकि जिस तरीके से बैन लगाया गया बिल्कुल, छठ को लेकर हम लोगों ने बात रखी। आस्था, विश्वास और श्रद्धा का ये पर्व मनाया जाना चाहिए। सार्वजनिक रूप से मनाने के लिए जो कोरोना महामारी की एक बहुत बड़ी अड़चन आ रही है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अगर आप पहले से तैयारी करते
तो ये संभव था, हो सकता था। हम ये कहते कि पूरी तरह से बड़े स्तर पे नहीं, कम स्तर पे मनाया जाता, सीमित संख्या में मनाया जाता, लेकिन मनाने की अनुमति देनी चाहिए। तो आपने देखा, ये तो हमारे साथ बात कर रहे थे बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, जिनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में उन लोगों ने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा है कि अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है और जो छठ पर्व है वो आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। कोविड-19 की गाइडलाइन के साथ छठ पर्व मनाने की अनुमति मिलनी चाहिए। कैमरा पर्सन विपिन राय के साथ रचना, न्यूज़ 18। जम्मू के नवाही इलाके नगरोटा में सिक्योरिटी फोर्सेस को आज बड़ी कामयाबी मिली। एनकाउंटर में भारी हथियारों से लैस 4 मिलिटेंट ढेर कर दिए गए। पुलिस ने मिलिटेंटों को खुद सुपुर्दगी का मौका दिया था। बताया जा रहा है कि आईएसआई और दीगर पाकिस्तानी एजेंसियां हमला कराना चाहती थी, लेकिन पुलवामा तर्ज के दहशतगर्दाना हमले का मंसूबा नाकाम कर दिया गया। वहीं ऑपरेशन के बाद शाहराह पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। कुछ दिनों से जब से डीडीसी इलेक्शंस की प्रक्रिया शुरू हुई है, इंटेलिजेंस इनपुट्स हमारे पास आ रहे थे, जिसमें ये था कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन संभावित है और मिलिटेंट्स किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए भारी मात्रा में हथियार लेके इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश में हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए और पिछली जो 2-3 वारदातें हुई हैं जिसमें इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुई हैं और मिलिटेंट्स पकड़े गए हैं या मारे गए हैं, हमने सभी नाकों को अलर्ट कर दिया था और बीफ अप कर दिया था। सभी नाकों पे कंपोजिट स्ट्रेंथ ऑफ पुलिस और सीआरपीएफ मौजूद थी। इस सिलसिले में आज सुबह 5 बजे जब चेकिंग चल रही थी तो एक ट्रक को रोका गया और जब ड्राइवर को उतारा गया तो वो वहां से फरार हो गया। शक जब हुई तो जो ट्रक था उसकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान जो पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टी थी उन पे फायर आया और जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। धीरे धीरे और भी फोर्सेस ने ज्वाइन किया और लोकल वहां की आर्मी यूनिट ने भी हमारा साथ दिया। एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला, जिसपे हम पर काफी भारी मात्रा में एम्युनिशन फायर किए गए, ग्रेनेड्स फेंके गए। 2 पुलिस के कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए हैं जो अभी आउट ऑफ डेंजर हैं। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। इनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इन चारों आतंकवादियों से बहुत भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड। ये ग्रेनेड वो हैं जो हम पे फायर किए गए, उसके अलावा जो बचे हुए थे वो हैं 6 यूबीजीएल ग्रेनेड्स, मोबाइल फोन्स, कंपास और अन्य कई सारे डिवाइसेस और पिट्ठू बैग्स, पोचेज और भारी मात्रा में एम्युनिशन बरामद हुआ। जम्मू के नवाही इलाके नगरोटा में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर से कबल फोर्सेस ने खुद सुपुर्दगी का पूरा मौका दिया था, लेकिन जब उन्होंने सरेंडर से इनकार किया तो फोर्सेस ने कार्रवाई की। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है आप हथियार डाल के बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा।
ट्रक के अंदर जो भी छुपा है। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं, पारीगाम पुलवामा में एनकाउंटर की खबर है। तो जम्मू कश्मीर से अहम खबर, पारीगाम पुलवामा में एनकाउंटर की खबर है। 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने का अंदेशा है। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, पारीगाम पुलवामा में एनकाउंटर, 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने का अंदेशा है। बेहद अहम खबर जम्मू कश्मीर से, पारीगाम पुलवामा में एनकाउंटर, 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने का अंदेशा। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, पारीगाम पुलवामा में एनकाउंटर, और अभी तक की जो इत्तलात है उनके मुताबिक 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने का अंदेशा। जम्मू कश्मीर से अहम खबर, पारीगाम पुलवामा में एनकाउंटर, लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। जम्मू में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई कार्रवाई को शाहनवाज हुसैन ने बड़ी कामयाबी करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो यहां अमन नहीं देखना चाहते। उन्होंने कहा कि यहां डीडीसी इंतखाबात होने वाले हैं और इससे कबल मिलिटेंट एक बड़ी कार्रवाई करने की फिराक में थे, लेकिन हमारे सिक्योरिटी दस्तों ने इसको नाकाम बना दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब। सर, आपको जम्मू कश्मीर में चुनाव जो होने वाले निकाय का इंचार्ज भी आपको बनाया है, उससे पहले इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी आतंकवादियों की, हालांकि सुरक्षा बलों ने उसको नाकाम कर दिया। देखिए, बहुत बड़ी आतंकी साजिश को सुरक्षा बल ने नाकाम किया है और जम्मू कश्मीर के अंदर जो निकाय के चुनाव हैं उसको डिस्टर्ब करने की एक बड़ी साजिश थी। जम्मू कश्मीर की आवाम डेवलपमेंट चाहती, विकास चाहती, वो मोदी जी के साथ। जब से मनोज सिन्हा जी एलजी बने हैं उन्होंने ज़मीन पर काम करके दिखा दिया है और उससे आवाम में बहुत खुशी है। बीजेपी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से सारे दल वहाँ के घाटी के भी घबरा गए। घाटी में चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो या अन्य दल हो, वो एक बड़ी साजिश कर रहे हैं, लेकिन उन सब साजिश को हम लोगों ने नाकाम किया है। इन्होंने गुपकार गैंग बना लिया, वो बयान देते रहते हैं तरह तरह का, लेकिन उन सब को दरकिनार करके वहाँ की जनता हमारे साथ है। अनुराग ठाकुर जी और तरुण चुग जी ये सब पहले से वहाँ दौरा कर चुके हैं। मैं भी कल से कश्मीर में ही रहूँगा और हम घाटी में भी कमल खिला के दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ की आवाम थक चुकी है इन नेताओं से, इन थके हुए नेताओं से आवाम भी थक गई। वे लोग जानते हैं कि इसके पीछे कांग्रेस है और वो वहाँ पर गुपकार गैंग को पूरी तरह मदद कर रही है, लेकिन हम लोग वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और लोकल बॉडी में भी जीतेंगे। सर, धारा 370 हटने के बाद पहली बार वहाँ कोई इलेक्शन हो रहा है और निकाय चुनाव तो संभवतः जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहा है, और इस तरह से चुनाव को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश आप किस तरह देखते हैं? नहीं, देखिए, बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत, लोकप्रियता से गुपकार गैंग तो पूरी तरह घबराया हुआ है और आतंकियों की जो पैरोकार हैं वो तो महबूबा मुफ्ती हैं। इस पहलू की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर क्या रिश्ते हैं, क्या ये चुनाव के लिए कोई साजिश तो नहीं। सबकी जांच होगी और मैं मानता हूं कि गुपकार गैंग कितना इकट्ठा हो ले, हम सब ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन जगदीश प्रति के साथ पवन गौड़, नेपकेट 3, दिल्ली। कूच बिहार में बीजेपी लीडर के कत्ल के खिलाफ 12 घंटे का बंद मनाया जा रहा है। बंद के दौरान बीजेपी और टीएमसी कारकुनों के दरमियान झड़प की भी खबरें हैं, जिसमें कई अफराद जख्मी हुए हैं। मगरबी बंगाल के कूच बिहार जिले के तूफानगंज में 50 साला कालाचंद्र का अपनी दुकान के सामने कुछ लोगों के साथ झगड़ा हो गया। इसके बाद कालाचंद को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसको लेकर बीजेपी आज कूच बिहार बंद बना रही है। इक्तिसादी मंदी का शिकार होने के बाद कोरोना वबा की मार से मुतासिर मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का कारोबार
अब धीरे धीरे पटरी पर लौट तो रहा है, लेकिन गरीब कामगारों का रोजगार 50% तक खत्म हो गया है। डिमांड और सप्लाई में गैर मामूली कमी आने के बाद ज्यादातर कारखाना मालिकान ने कारीगरों की तादाद में कमी कर दी है। पेश है मेरठ से ये खास रिपोर्ट। खेल के सामान के लिए दुनिया भर में मशहूर मेरठ की स्पोर्ट्स गुड्स के एक्सपोर्ट में गुज़िश्ता 8 महीनों में 50 से 60% तक की कमी दर्ज की गई है। कोरोना के बढ़ते खतरात के पेश नजर एक्सपोर्ट में अभी मजीद गिरावट का खतरा जाहिर किया जा रहा है। स्पोर्ट्स कारोबारियों का कहना है कि इक्तिसादी मंदी के दौर में मेरठ की स्पोर्ट्स सनत इतना मुतासिर नहीं हुई जितना कोरोना वायरस के आलमी खतरे के बाद बंद हुए एक्सपोर्ट से हुई है। दुनिया भर में खेल का सामान एक्सपोर्ट करने वाली मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में काम रुका तो नहीं है, ना ही कारखाने बंद हुए, लेकिन एक्सपोर्ट्स बंद होने से स्पोर्ट मार्केट में पैसा जरूर कम होता जा रहा है। सर उससे पहले जो है लॉकडाउन से पहले बहुत अच्छा काम चल रहा था, ठीक ठाक अपना चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन के बाद स्थिति काफ़ी बदल चुकी है। पहले हमारे पास में 7-8 कारीगर काम करते थे, आज की स्थिति यह है कि हमारे पास 2 कारीगर हैं केवल, और उनको भी पूरा काम नहीं मिल पा रहा है। आज की स्थिति में ये सारी व्यवस्था ख़राब हो चुकी है। माल की भी इंपोर्ट में भी दिक्कत आ रही है, ऊपर से जो है ना माल बिक नहीं रहा है, कोई ख़रीदार नहीं है इस टाइम, क्योंकि खेल नहीं चल रहे हैं तो काम हो नहीं पाता उस हिसाब से। हमारे यहाँ इस वक्त करीब 2000 यूनिट हैं मेरठ में, मेरठ जिले में, गांव में तक में फैली हुई स्पोर्ट्स वियर की स्पोर्ट ड्रेस, वो काफ़ी हद तक बंद हो गई है। तो स्पोर्ट चलेगा तो स्पोर्ट ड्रेस भी चलेगी। क्रिकेट बहुत कम बिक रहा है, हॉकी नाम को बिक रही है, फुटबॉल बहुत कम बिक रहा है, इसके साथ और एसेसरी होती है वो भी कम बिक रही है। शुमाली हिंद में मेरठ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का एक बड़ा मरकज रहा है। खेलों में इस्तेमाल होने वाले तकरीबन तमाम तरह के सामान यहाँ तैयार किए जाते हैं। क्रिकेट बैट में BDM, SF, SG और SS जैसे ब्रांड्स ने जहां आलमी सतह पर खासी मकबूलियत हासिल की, वहीं टेनिस, बैडमिंटन और एथलेटिक्स के सामान भी बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं और स्पोर्ट्स का सामान तैयार करने वाले कारीगरों की बड़ी तादाद इस सनत में रोजगार हासिल करती है। लेकिन कोरोना के सबब मुतासिर कारोबार का सबसे ज्यादा असर दिहाड़ी कारीगरों पर नजर आ रहा है। डिमांड और सप्लाई में कमी का शिकार कारखानों में अब कारीगरों की तादाद तकरीबन 50% तक कम रह गई है। गरीब कारीगर रोजगार खत्म होने से बेहद परेशान है। फर्क इतना पड़ा है, अब तो मुश्किल से जहाँ पे 100 आदमी काम कर रहे थे, मुश्किल से 10 से 15 काम कर रहे हैं। बाकी लोगों को सबको निकाल देगा कंपनी से, और बेचारे कुछ लोग इतने परेशान हैं कि बहुत ही मतलब कई साल पिछड़ चुके काम के पैसे की वजह से। और जो लोग गरीब थे, कोई मजदूरी कर रहा, कोई सब्जी बेच रहा, मतलब जो जिस लाइन के था अलग अलग लाइन में पहुँच गए काम ना होने की वजह से। अब जो है अगर एक खेल वगैरह चले, रास्ते खुले, ट्रेनें वगैरह चलेंगी तो कुछ व्यवस्था सुधर सकती है। फिलहाल तो अभी कंट्रोल में है नहीं स्थिति काम के मसले में, जो है अभी काम जो है किसी तरह बाजार में है नहीं। स्पोर्ट्स सनत से वाबस्ता कारोबारी मानते हैं कि कोरोना के आलमी खतरे को देखते हुए सरकारों का एहतियाती कदम उठाया जाना जरूरी है, लेकिन हालात जल्द बेहतर न होने की सूरत में कारोबार पर और ज्यादा असर पड़ना लाजमी है। अभी तो रफ्तार धीमी है, क्योंकि कुछ एरिया ऐसे हैं जहां अभी स्पोर्ट्स पूरी तरह खुला नहीं है। स्टेडियम्स नहीं खुले, ग्राउंड्स नहीं खुली, और जब तक ये पूरी टूर्नामेंट जब तक नहीं शुरू होंगे तब तक स्पोर्ट्स गुड्स बिकेगा नहीं पूरी तरह। अभी तो मामूली सा फर्क पड़ा है। कोरोना वायरस के खतरे से खौफजदा दुनिया के मुमालिक अभी इस खतरे से निपटने की तदबीर कर रहे हैं, लेकिन अगर हालात जल्द मामूल पर नहीं लौटे तो कारोबार और रोजगार पर इसके असरात मजीद खतरनाक साबित हो सकते हैं। मेरठ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तंजीर अंसार की रिपोर्ट। एक और अहम खबर, बेंगलुरु की फेडरेशन ऑफ मसाजिद ने अपील की है कि नमाज फज्र की अजान के वक्त लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम से कम रखा जाए।
चंद दिनों पहले पेश आए एक तनाज़े के बाद ये अपील जारी की गई है। मारूफ आलिम दीन मौलाना शब्बीर अहमद नदवी ने कहा कि नमाज फज्र की अजान का वॉल्यूम कम से कम रखा जाए। मौलाना ने यह भी कहा कि ये मुसलमानों की कोताही है कि उन्होंने अजान की अहमियत और उसके पैगाम से बिरादरान वतन को वाकिफ ही नहीं करवाया, इसीलिए बाज़ गोशों से अजान के सिलसिले में एतराज़ात सुनने को मिलते रहते हैं। ये बात जो आप आपको इल्म में लाना चाहते हैं कि कुछ दिनों पहले शहर के एक इलाके में कुछ हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने कोर्ट पे मुकदमा भी दायर किया था कि हमारे महलों में अजान बहुत ज़ोर से दी जाती है, बिल्कुल सुबह की अजान। हम हमारे भाइयों से ये कहना चाहते हैं, फेडरेशन वालों से भी ये कहना चाहते हैं कि फजर की अजान थोड़ा वॉल्यूम उसमें कम कर लिया जाए, इसलिए कि पड़ोस में रहते हैं, बिरादरान वतन होते हैं। असल में हल अजान का पैगाम जो है, अगर उनको हम समझाते पहले से कि इसमें क्या पैगाम है तो उनको एतराज़ ना होता, क्योंकि हमारी तरफ से एक कोताही हुई है कि हमने अजान के पैगाम को नहीं सुनाया है। अगर लिहाजा उन तक पैगाम पहुंचाने तक हम ये बहन कोशिश कर लें कि अपनी मस्जिद के अजान के वॉल्यूम को फजर की अजान में बिलखुसूस थोड़ा सा कम कर लें, ताकि किसी को एतराज़ भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। जैसे कहा गया कि वॉल्यूम कम रख के, खुसूसन फजर की नमाज में वॉल्यूम कम रख के करीब 25 डेसिबल तक रख के करें तो किसी को इससे नुकसान नहीं होगा। बाकी दूसरी नमाज़ों में थोड़ा ज़्यादा रख ले सकते हैं। बाज़ मस्जिदों में जो अज़ान के अलावा नमाज भी जो माइक में पढ़ी जाती है, स्पीकर में सुनाई जाती है, उसको बंद होना चाहिए।